नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, संत श्री आशाराम जी बापू जो आज एक विश्व की ही महान हस्तियों में से एक हैं, एक महान संत जिन्होंने आज देश को ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की एक पताका लहराई है। जिस प्रकार से आज विज्ञान द्वारा चमत्कारों को खंडन किया जाता है, परंतु आज संत आशाराम जी बापू के जीवन के कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसे विज्ञान भी नहीं नकार सका। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना की, जिसे आज मीडिया द्वारा केवल एक महज हादसा बताया जा रहा है। परंतु ये वही मीडिया है जो कि 2012 में गुजरात के गोधरा में जो ये हेलीकॉप्टर की घटना हुई थी, उस समय 2012 में यही मीडिया उसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहता, थकता नहीं था। मीडिया ने भी इस बात को स्वीकारा था और विज्ञान के चमत्कारों में भी ये एक अद्भुत घटना हुई थी। पायलट ने भी माना था भारतीय संस्कृति के संतों का और उनके मंत्र जप की महिमा का लोहा। जी हां, किस प्रकार से पायलट ने भी जिस प्रकार हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो दिया था और गोधरा में वो हेलीकॉप्टर सर के बल धड़ाम से जमीन पर गिरा था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे, 3 टुकड़ों में वो हेलीकॉप्टर डिवाइड हो गया था। और उस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में किस प्रकार से हेलीकॉप्टर में आग प्रकट हुई थी। पेट्रोल जो कि हेलीकॉप्टर का सबसे तेज अग्नि को पकड़ने वाला माना जाता है, वही हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के समय अग्नि को न पकड़ सका। वहां पर आग तो जली, परंतु संत आशाराम जी बापू तथा उनके साथ बैठे हुए पायलट और जो 3 लोग और भी सवार थे, वो एकदम निसंकोच बाहर आए। जी हां, 5 लोगों की टीम जो उस हेलीकॉप्टर में थी, जो संत आशाराम जी बापू के समर्थकों में से 2 लोग थे और हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट उसमें बैठा था, उनको खरोंच तक नहीं आई। भीड़ भाड़ भरे इलाके में हेलीकॉप्टर की वो दुर्घटना हो और आसपास के लोगों में से किसी को खरोंच ना आए, ये एक आश्चर्य का विषय था। आज जहां इस प्रकार से हुई बड़ी भयंकर दुर्घटना को भी मीडिया केवल महज हादसा ही बता रहा है। संत आशाराम जी बापू ने कुछ समय बाद ही मंडप पर आकर सत्संग भी किया था। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आशाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। वैसे भी उनका आशीर्वाद थ्रू आउट उनके टूर में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आशाराम बापूजी जो हैं उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे।
संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो ओ क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे हटे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा, आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है? जी हाँ, वही संत आशाराम जी बापू को आज जेल में रखा हुआ है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि जिन संतों के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है, जहां विश्व के ही नहीं विदेशों के भी लोग संत आशाराम जी बापू से दीक्षित हैं तथा उनसे भारतीय संस्कृति की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम तथा स्वस्थ रहने की सरल कुंजियां देने वाले संत आशाराम जी बापू को आज जेल में रखा हुआ है। वही संत आशाराम जी बापू को जहां जेल में रखा हुआ है तो ये एक केवल संत के ऊपर ही नहीं है, ऐसे कई संतों पर आरोप लगे हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़े संतों को फंसाने का प्रयास किया जाता है और वही संत जब बाद में निर्दोष बाहर आते हैं तो सारा मीडिया और सारा प्रशासन चुप होकर बैठ जाता है। ऐसा क्यों? जी हाँ, इस बात में आज कैसे चल रहा है राष्ट्र विखंडन का कूटनीतिक षड्यंत्र, उस बारे में भी एक वीडियो हमारे सामने आई। नमस्कार, रियल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। असली भारत की असली खबर। हिंदुस्तान में आज के दिन आंदोलन ज़ोरों पर हैं। अन्ना हज़ारे का आंदोलन हो या माओवाद का, कश्मीर की घाटी हो या कोई और प्रांत, आंदोलन का सबब व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन से है। आइए देखें यूरी बेज़मेनोव इसके बारे में क्या कहते हैं। आज हम यूरी अलेक्जेंड्रोविच बेज़मेनोव से बात करते हैं। यूरी 1939 में मॉस्को के पास पैदा हुए। वे एक उच्च सोवियत फौजी अफसर के बेटे थे। वे एक बहुत उच्च स्तर के स्कूल में पढ़े और भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति में महारत हासिल की। उसके बाद वे नोवास्टी में कार्यरत रहे, जो कि सोवियत रूस की खबर एजेंसी थी और रूस की गुप्तचर एजेंसी KGB का भाग थी। वे 1970 में अपनी जान का खतरा उठाते हुए भागकर पश्चिमी देशों में चले गए, क्योंकि वे सोवियत प्रणाली से पूरी तरह खिन्न हो चुके थे। आज के दिन वे सोवियत प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार, दुष्प्रचार, कुटिल प्रचार, झूठा और भ्रांति फैलाने वाला प्रचार और प्रोपेगेंडा के बारे में महापंडित हैं।
आइडियोलॉजिकल सबवर्शन या किसी देश की सिद्धांतिक विचारधारा का नष्टीकरण एक खुल्लम-खुल्ला तरीका है जिसके जरिए किसी भी देश की, जाति की, धर्म की, सिद्धांत, विचारधारा और व्यवस्था का नाश करके दूसरे देश की विचारधारा और व्यवस्था स्थापित की जाती है। ये आप खुले आंख देख सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी हैं और कान साफ करने हैं। यह कोई गुप्त कार्रवाई नहीं है और इसका गुप्तचर होने से कोई रिश्ता नहीं है। गुप्तचर कार्रवाई या जासूसी के बारे में लोग बहुत मिर्च मसाला लगाकर सोचते हैं। हॉलीवुड वाले जेम्स बॉन्ड की मूवी या चलचित्र बनाकर बहुत सा पैसा ऐंठते हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। सोवियत रूस की जासूसी एजेंसी KGB का ज़्यादातर काम जासूसी का नहीं है, पर दूसरे देशों की सत्ता व्यवस्था को नष्ट कर या परिवर्तित करने का है। केवल 15% समय या पैसा जासूसी में लगता है। बाकी 85% एक कूटनीतिक चाल से, धीरे से, चुपके से, सालों साल की मेहनत से, उठा पटक करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, उनका मन और विचारधारा बदल के देश की व्यवस्था को नष्ट या मूलभूत रूप से परिवर्तित करने का है। जैसे हम हर अमेरिकन का दिमाग बदलकर ऐसा कर देते हैं कि वे सच्चाई को समझ या बूझ ही ना पाएं, और चाहे आप उनके सामने सब सच्चाई खोल कर रख दें तो भी वह उसको पहचान ना पाएं और अपने परिवार की, अपने जाति और धर्म की और अपने देश की रक्षा न कर पाएं। यह एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉशिंग या पागल या स्थायी मूर्ख बनाने का सीधा तरीका है। यह बहुत चतुराई से धीरे धीरे करना होता है ताकि देश की जनता को इसका बिल्कुल भी आभास न हो। इस तरीके के 4 चरण या भाग हैं। पहला चरण डीमोरलाइजेशन या स्वाभिमान और मनोबल को नष्ट करने का होता है। इससे जनता को निरुत्साहित किया जाता है। इसमें 15 से 20 साल लगते हैं क्योंकि एक पूरी पीढ़ी का मनोबल और स्वाभिमान नष्ट करना पड़ता है। एक पूरी पीढ़ी के विद्यार्थियों को यह सिखाना पड़ता है कि तुम्हारा देश की व्यवस्था सड़ी गली है और विदेशियों की यानी कि हमारी बहुत अच्छी है। इससे आप अपने दुश्मन के नवयुवकों की विचारधारा पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा को 3 पीढ़ियों के दिमाग में हम भर रहे हैं, जिससे वह हमारे ही अनुसार सोचने लगें। इसको वे समझ नहीं पाते और अपने देश की मूलभूत विचारधारा और देशभक्ति को छोड़कर हमारे चंगुल में आके फंस जाते हैं। हमारा बहुत सा जासूसी का काम पहले उन लोगों की जानकारी लेने में या इकट्ठा करने में लगता है जिनको इस्तेमाल करके हम उस देश के बच्चों की अपनी विचारधारा नष्ट कर हमारी विचारधारा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, एक्टर, अध्यापक, राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर, संसद सदस्य, व्यापारिक संगठनों के प्रवक्ता इत्यादि इन सब लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वह जो सोवियत विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देंगे। हम उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते हैं ताकि वे मीडिया और लोक संचार के जरिए लोगों को हमारी विचारधारा में बहकाएं, और जो हमारे खिलाफ हैं उन्हें हम नष्ट करते हैं। उनके चरित्र पर लांछन लगाकर, अफवाहें फैलाकर या उनकी हत्या कर या दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। जैसा कि दक्षिण वियतनाम के एक छोटे से शहर में कई हजार नागरिक एक ही रात को कत्ल कर दिए गए, जब वह शहर वियतकांग कम्युनिस्टों ने सिर्फ 2 दिन के लिए कब्जा किया था। CIA को कभी भी यह समझ में नहीं आया कि ये कम्युनिस्टों को कैसे पता चला कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है, और जिसको मारना है वह किस घर में रहता है। उन्हें ये कैसे सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार करके, अगवा करके हज़ारों लोगों को गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर निकाल के मार डाला गया। यह तो बहुत सरल है। कब्जा करने से बहुत पहले उनके जासूसों ने और एजेंटों ने लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी थी ताकि मौका मिलते ही इन सब का कत्ल कर दें, क्योंकि वे कम्युनिस्टों से देश की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे और उनके खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे एजेंट नाई और टैक्सी चलाने वाले थे। यही हनोई के सोवियत दूतावास में हम सब कर रहे थे, और यही मैं नई दिल्ली के दूतावास में कर रहा था।
मैं ये देखकर भौचक्का रह गया कि वे लोग जो सोवियत रूस के हक में लिख रहे हैं और जो मेरे मित्र थे उनके भी नाम भी उस लिस्ट में थे जिन्हें कि कत्ल किया जाना है। हाँ, सोवियत रूस के हिमायती भी कत्ल की लिस्ट में थे। वे सोवियत रूस की यात्रा भी कर चुके थे और उसके हक में भी लिख रहे थे, पर केजीबी ने यह तय कर लिया था कि जब भारत में कम्युनिस्ट क्रांति आएगी या सत्ता परिवर्तन की उठापटक होगी तो उन सब की हत्या करनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे मूर्ख पिट्ठू हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सच माने बैठे हैं और उसे बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, जब कम्युनिस्टों का राज आएगा और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और उनकी आंखें खुलेंगी तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए केजीबी के प्राध्यापकों का असूल है कि किसी देश के कम्युनिस्टों पर कभी भी विश्वास मत करो, उन्हें इस्तेमाल करके उनकी हत्या करवा दो। वो तो वेश्या की तरह हैं, इन पे विश्वास कभी नहीं कर सकते। यह हमारे को हुक्म था। हमें ज़्यादा छपने वाले अखबारों और मीडिया में घुसपैठ करने का हुक्म था। अत्यधिक अमीर फिल्में बनाने वालों को फंसाओ, तथाकथित बुद्धिजीवियों को पकड़ो, ऐसे घमंडी घटिया लोग जो आपकी आंखों में आंख डालकर सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं और अपने आप को फन्ने खां और बहुत अक्लमंद और सबसे ऊंचा समझते हैं। ऐसे लोग जो कि नैतिक रूप से गिर चुके हैं, कम्युनिस्ट शासन के लिए भर्ती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। वे या तो बहुत लालची होने चाहिए या अत्यधिक महत्वाकांक्षी हों, तो इन्हें केजीबी बहुत जल्दी भर्ती करना चाहती थी। क्या ऐसे लोग काम नहीं आ सकते? उन्हें मार डालना क्या जरूरी है? नहीं, वे सिर्फ देश की व्यवस्था हिलाने और अव्यवस्था फैलाने के ही काम के हैं। इसके बाद हमारे लिए वे बेकार कचरा हैं। उदाहरण के लिए आपके देश में जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो प्रोफेसर, सिविल राइट और मानवाधिकारों के लिए जो शोर मचाने वाले लोग हैं, ये लोग सैद्धांतिक विचारधारा और व्यवस्था के नष्टीकरण के कार्य में सिर्फ अव्यवस्था फैलाने की सीमा तक ही काम के हैं। जब उनका काम खत्म हुआ उसके बाद हमारे को उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पता है। वे जब देखते हैं कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए हैं तो वे सोचते हैं कि अब उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। उन्हें तो एक दीवार के सामने खड़ा कर गोली से उड़ा डाला जाएगा। इसलिए वे कम्युनिस्टों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही निकारागुआ में हुआ। आपको याद होगा कि पहले वाले कम्युनिस्ट या तो जेल में हैं या भागकर कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा ही ग्रेनाडा में हुआ। बिशप मॉरिस जो पहले ही मार्क्सिस्ट था, उसे एक नए मार्क्सिस्ट ने मार डाला। वो और भी पक्का मार्क्सिस्ट था। ऐसा ही चलता है। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही करा गया। पहले तराकी को सत्ता में लाया गया, उसको अमीन से मरवाया गया, कमाल से अमीन को मरवाया गया और जिसमें केजीबी ने मदद की। ऐसा ही बांग्लादेश में मुजबिर रहमान से करना पड़ा। वह एक सोवियत रूस के हिमायती कम्युनिस्ट थे। उसे उन्हीं की मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सेना के साथियों ने मारा। सब जगह ऐसा ही करना पड़ता है। जब सत्ता व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है तो पहले के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेफ्टिस्ट मूर्ख पिट्ठुओं को मार डाला जाता है या कभी देश निकाला दे दिया जाता है या जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसा कि क्यूबा में हुआ। क्यूबा में आज भी बहुत से मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जेलों में सड़ रहे हैं। अभी आपके देश में स्वाभिमान और मनोबल को नष्ट करने का काम पूरा हो चुका है। यदि आप एकदम अभी भी इसका इलाज करना चाहते हैं तो आपको एक नई पीढ़ी को स्वाभिमानी, देश प्रेमी और उत्साही बनाने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। तभी नई पीढ़ी इस सच्चाई को ठीक से समझ पाएगी और इस नैतिक और मानसिक आक्रमण से अपने परिवार की, जाति की, देश की रक्षा कर पाएगी। प्रसिद्ध लेखक प्राण शंकर जोशी का भी इस विषय पर कहना था। उन्होंने कहा कि देशवासियों की भावनाओं से खेलना एक अपराध है। आज जिस प्रकार संतों को प्रताड़ित करके आम जनता का देश की विषम परिस्थितियों से ध्यान हटाया जा रहा है, ये एक घिनौना षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से भी आज समाज अनभिज्ञ नहीं है। जी हाँ, बाल संस्कार की सेवा उसी में से एक आती है।
ये बाल संस्कार की सेवा हर वर्ग के क्षेत्रों में चलाई जाती है तथा भारत भर में ही नहीं विश्व के कई स्थानों पर ये सेवाएं चलाई जाती हैं। उसी में ये सेवाएं केवल संपन्न परिवारों में ही नहीं, ऐसे गरीब तबकों में भी चलाई जाती है जहां पर कोई पहुंच ही नहीं पाता। उन गरीबों को भोजन कराया जाता है तथा खाद्य सामग्रियां बांटी जाती है और बाल संस्कार की सेवाएं की जाती हैं। उनके अंदर अच्छे संस्कार तथा उनको पढ़ाई जैसी शिक्षा का भी लाभ दिया जाता है। जहां गरीब इलाकों में कोई पहुंच नहीं पाता, उन इलाकों में पहुंचकर भी किस प्रकार से नासिक महाराष्ट्र के लोग वहां पर भंडारा करते हैं और उनके वहां बाल संस्कार की सेवा चलाते हैं। आज इन सेवाओं को ना दिखाकर संत आशाराम जी बापू को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठी झूठी कहानियाँ बनाकर, नई नई अटकलें बनाकर तथा तरह तरह के गपशप बनाकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में कई हिंदू संगठनों ने मीडिया के ऊपर भी ये बातें कही है। NBCA द्वारा, जो कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग संस्थान है, उसने भी लेटर्स द्वारा, नोटिस द्वारा चैनलों को इस बारे में सूचित भी किया है तथा कई भारत भर से लोगों ने इसकी अपील कोर्ट में दर्ज भी करवाई है। वहीं माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे इस प्रकार अभी राष्ट्रपति हैं, उनका भी इस बारे में कहना था। उन्होंने कहा कि मीडिया को वास्तविक तथ्यों की जगह गपशप और अटकलों को नहीं दिखाना चाहिए, उनको वो वास्तविक तथ्य दिखाने चाहिए जो कि सत्य से जुड़े हों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया दर्शकों व पाठकों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है, इसीलिए अपनी राष्ट्र की जवाबदारी को समझते हुए वो उन तथ्यों को सही प्रकार से चलाए, ना कि लोगों को भ्रामक प्रचार करके गुमराह करे। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने आज मीडिया के बारे में कहा है, उसी प्रकार आज देश के कई संस्थान तथा जनताओं द्वारा मीडिया की इन बातों के लिए काफ़ी अपील की जा रही है। क्यों जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों सत्य से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। जहां आज संत निर्दोष छूटकर जनता के सामने बाहर आते हैं, जिस प्रकार से हम बात करें कि कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज अभी जो एकदम निर्दोष छूटकर बाहर आए हैं, तो उस विषय में किसी भी मीडिया ने दिखाना उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर नित्यानंद जी महाराज के बारे में भी कितना अनर्गल कुप्रचार किया गया था, परंतु जब वो निर्दोष छूटकर बाहर आए तो उसके बारे में भी कहीं कोई सूचना दिखाई नहीं दी। और वहीं तीसरी ओर यदि हम बात करें, स्वामी केशवानंद जी महाराज को तो 7 साल तक लगातार बलात्कार के इल्जाम में जेल में रखा गया था, परंतु वो जब एकदम निर्दोष बाहर आए तो क्या उनको जेल में जो प्रताड़ना दी गई, जिस प्रकार से उनको सताया गया, झूठे गवाह और झूठे सबूत लाकर उनको फंसाने का जो प्रयास किया गया, तो क्या उस समय को कोई लौटा सकता है? वो 9 साल शंकराचार्य जी के कोई लौटा सकता है, या फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज के जीवन के वो पलों को कोई वापस ला सकता है? जी हाँ, ऐसे ही संत आशाराम जी बापू को भी आज फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन खबरों के अंतर्गत ऐसी सच्चाइयाँ छुपी हैं जो कि समाज को दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, आपको गुमराह करा जा रहा है, जो कि सत्य खबरों से अनभिज्ञ हैं ऐसी बातें बताकर। तो सत्य से जुड़ी खबरों को जानने का आप प्रयास अवश्य करें। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता को केवल सत्य बताना चाहते हैं, सत्य का वो आईना जो जनता के सामने ना आ सका। जी हाँ, सत्य से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।